बेटा आज हम लोगों को केमिस्ट्री की क्लास में 12th में यूनिट नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक आर्टिकल पढ़ना है जिसका नाम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। अब ये भी एक विशेष प्रकार का इलेक्ट्रोड है। तो अब हम सबसे पहले इस बात की चर्चा कर लेते हैं कि इस प्रकार के इलेक्ट्रोड को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आखिर हमने पिछली क्लास पे जिंक के इलेक्ट्रोड को पढ़ा, कॉपर के इलेक्ट्रोड को पढ़ा, ऐसे ही हम धातुओं के बहुत सारे इलेक्ट्रोड बना सकते थे, लेकिन उन सभी इलेक्ट्रोडों को छोड़कर सबसे पहले इस इलेक्ट्रोड को क्यों पढ़ा गया। तो हम आपको एक बात बताते हैं, देखो कैसे इसको। बेटा जैसे मेरे पास एक कोई ये देखो बना हुआ है फिगर, मैंने माना ये मेरे पास कॉपर का इलेक्ट्रोड है जिसमें से कॉपर धातु की छड़ ली गई है और उस कॉपर धातु की छड़ को मैं कॉपर सॉलिड से लिख देता हूं और इसे कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डुबाया गया है। अब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डुबाने पर होता क्या है, कॉपर की छड़ पर पॉजिटिव चार्ज आने लगता है और सारा का सारा निगेटिव चार्ज जो है वो सॉल्यूशन पर चला जाता है। अब क्या हुआ कि अगर हम इस इलेक्ट्रोड के विभव को ज्ञात करना चाहें तो इस इलेक्ट्रोड के विभव को ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए एक वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर को आप पीछे की ओर पलट के देखिए, कभी भी आप किसी वोल्ट मीटर को पीछे की ओर पलट कर देखोगे उसमें से दो पिनें होंगी। अब उन दो पिनों में से आपको वायर जोड़ना होता है, तो आप अपने इलेक्ट्रोड का वायर लेके गए और एक पिन पर उसको कनेक्ट कर दिया। लेकिन आप जानते हैं जब एक पिन पर आप कनेक्ट कर रहे होगे इलेक्ट्रोड को, आप वोल्ट मीटर पर किसी भी प्रकार के विक्षेप को, किसी भी प्रकार के रीडिंग को, किसी भी प्रकार के वैल्यू को देख नहीं पाते हैं। कोई भी वैल्यू आपको उस वोल्ट मीटर पर मिलने वाली नहीं है। तो मेरे मन में बात एक आती है, दो चीजें हैं, या तो हम इलेक्ट्रोड के विभव को माप नहीं पा रहे हैं और या तो इस इलेक्ट्रोड का विभव कितना है, शून्य है। दो कंडीशन हो सकती हैं। फिर मैं क्या करूंगा, मैं कॉपर की जगह पर जिंक का इलेक्ट्रोड ले लूंगा और सॉल्यूशन ले लूंगा जिंक सल्फेट का। जिंक की रॉड को जब जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डुबाया जाएगा, प्लेट पर चार्ज आएगा और फिर से मैं उस प्लेट की चार्ज प्लेट को एक वायर के थ्रू वोल्ट मीटर के एक सिरे से कनेक्ट कर दूंगा। तो वोल्ट मीटर के एक सिरे से कनेक्ट करने पर क्या पता चलेगा कि अभी भी वोल्ट मीटर जो है वो जीरो रीडिंग दे रहा है, किसी भी प्रकार की रीडिंग वो नहीं दे रहा है, नहीं शो कर पा रहा है, क्योंकि वोल्ट मीटर अभी भी जीरो रीडिंग दे पा रहा है। इसका मतलब दो हो सकते हैं, या तो जिंक का इलेक्ट्रोड विभव शून्य है और या अभी भी हम इलेक्ट्रोड विभव को माप नहीं पा रहे हैं। तो एक चीज इससे पता चला कि अगर किसी भी धातु के इलेक्ट्रोड विभव को मापना हो, हम उसे वोल्ट मीटर के थ्रू कनेक्ट करते हैं और इन दोनों ही परिस्थितियों में क्योंकि वोल्ट मीटर को हम माप नहीं पाए हैं, अतः जो भी हम प्रोसेस यूज में ला रहे हैं ये प्रोसेस गलत है। और गलत क्यों है, क्योंकि वोल्ट मीटर के पीछे आपको दो टर्मिनल मिलते हैं, आपने वायर तो एक ही टर्मिनल पर कनेक्ट कर रखा है और क्योंकि वायर केवल और केवल एक टर्मिनल पर कनेक्ट है इसलिए वोल्ट मीटर अच्छे ढंग से रीडिंग दे नहीं रहा है। कम से कम हमारे पास दो वायर होने चाहिए, एक वायर और होना चाहिए जो वोल्ट मीटर में से दूसरी पिन से कनेक्ट हो। इसलिए अब दूसरी पिन से कौन सा कनेक्ट हो, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं यहां पे कॉपर का इलेक्ट्रोड है और दूसरी पिन से मैंने जिंक के इलेक्ट्रोड को जोड़ रखा है। और जब कॉपर और जिंक के इलेक्ट्रोड को आप जोड़ेंगे तो वोल्ट मीटर पर एक विशेष प्रकार की रीडिंग आपको प्राप्त होगी। अब वो विशेष प्रकार की रीडिंग जो प्राप्त हुई है वो रीडिंग, अब प्रॉब्लम क्रिएट ये होती है कि वो रीडिंग कॉपर की बताई जाए या जिंक की बताई जाए। क्योंकि कॉपर की अगर बताते हो आप कहोगे ये कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव था, तो दूसरे एंड पर जिंक भी कनेक्ट था, वो जिंक का इलेक्ट्रोड विभव भी हो सकता है। अगर आप जिंक की बता दोगे तो ये कॉपर का हो सकता है। लेकिन बाद में ये पता चला कि अगर कॉपर और जिंक दोनों इलेक्ट्रोडों से एक वायर निकाल के आप वोल्ट मीटर पर लगाते हो तो वो जो वोल्ट मीटर पर रीडिंग आता है वो वोल्ट मीटर पर आई हुई रीडिंग ना तो जिंक का इलेक्ट्रोड विभव है ना ही कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव है, बल्कि वो जो रीडिंग आई है वो दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर है। तो क्या हुआ, इस दौरान मैंने जब कॉपर और जिंक दोनों को जोड़ा तो ना तो कॉपर का अलग से निकाल पाए हम लोग इलेक्ट्रोड विभव और ना ही जिंक का इलेक्ट्रोड विभव अलग से निकाल पाए। अतः जरूरत क्या पड़ी, एक विशेष प्रकार के इलेक्ट्रोड की जरूरत हुई।
एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिसकी सहायता से हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के विभव को ज्ञात कर सकते हो। और जब इस प्रकार के इलेक्ट्रोड को बनाया गया जिसकी सहायता से दूसरे इलेक्ट्रोडों के विभव को ज्ञात किया जा सकता है, हमने ऐसे इलेक्ट्रोड को नाम दिया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो कभी भी याद अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज क्या है, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसकी सहायता से हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के विभव को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने लिख भी रखा है, इसमें से पढ़ते हैं क्या लिखा है। किसी भी अकेले इलेक्ट्रोड के विभव को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अगर आपके पास केवल एक अकेला इलेक्ट्रोड है, आप उसके विभव को ज्ञात नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसे अगर विभव को ज्ञात किससे करोगे, वोल्ट मीटर से। और वोल्ट मीटर के लिए 2 पिन होती हैं जिनमें आपको वायर लगाने होते हैं, तो एक इलेक्ट्रोड के विभव को ज्ञात नहीं कर सकते आप। अतः एक विशेष प्रकार के इलेक्ट्रोड को निर्मित किया गया जिसे SHE कहते हैं। SHE का मतलब है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE। अब ये तो हो गया कि आखिर इसको बनाया क्यों गया, आखिर ये है क्या। दूसरा इसकी संरचना आती है। संरचना बेटा बनानी कैसे, देखो ये एक कांच का बल्ब है, कांच का बल्ब है जिसमें एक छिद्र है। इस छिद्र से अंदर की ओर हाइड्रोजन गैस को भेजा जाता है और हाइड्रोजन गैस को इतनी अमाउंट पर भेजा जाता है कि हाइड्रोजन गैस जब सॉल्यूशन पर टकराए तो एक वायुमंडल का दाब आरोपित करे। तो मैं यहां लिखे देता हूं 1 atm का प्रेशर अप्लाई करे। हाइड्रोजन गैस जब भी सॉल्यूशन पर प्रेशर लगाए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई होना चाहिए। और हाइड्रोजन अब नीचे एक सॉल्यूशन भरा हुआ है पात्र में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जलीय विलयन होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो जलीय विलयन होता है उसमें से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सांद्रता होती है 1 मोल प्रति लीटर। और इस पूरे उपकरण के टेम्परेचर को एक फिक्स वैल्यू पर रखा जाता है 25 डिग्री सेल्सियस आदर्श कमरे के ताप पर। अब थोड़ी देर बाद बात आती है, सर जी आपने कॉपर, कभी कभी बच्चे के दिमाग में ऐसा आ सकता है कि सर ये प्लेट का एक ही है, तो हम बताएंगे बेटा ये जो प्लेट है ये प्लेटिनम की प्लेट है और प्लेटिनम की प्लेट को प्लेटिनम के ही तार से बांधकर लटकाया गया है। ये तार भी प्लेटिनम का है। अब बच्चों के दिमाग में ये बात आ सकती है, सर जी ये प्लेटिनम की प्लेट को प्लेटिनम के तार से बांधकर लटकाया गया है तो इसका नाम होना चाहिए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। क्यों? कॉपर के इलेक्ट्रोड को या कॉपर की प्लेट को कॉपर सल्फेट में डुबाया गया तो आपने इसको कॉपर का इलेक्ट्रोड बताया। जिंक की प्लेट को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबाते हैं तो आप उसको बोलते हो कि सर जी ये जिंक का इलेक्ट्रोड है। उसी प्रकार प्लेटिनम के तार को सॉल्यूशन पर डुबाएंगे तो इसे कहना चाहिए प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। तो आखिर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड क्यों कहते हैं, इसको भी अच्छे ढंग से जान लेते हैं। क्या रीजन है कि बेटा जब हाइड्रोजन गैस को अंदर भेजा जाता है तो हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम की सतह पर चिपक जाती है। हाइड्रोजन गैस का प्लेटिनम की सतह पर चिपक जाना कहलाता है हाइड्रोजन गैस का प्लेटिनम की सतह पर अधिशोषित हो जाना। क्योंकि हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम की सतह पर अधिशोषित हो जाती है या चिपक जाती है। तो बेटा सोचो अगर इस पर हाइड्रोजन गैस चिपक गई तो हाइड्रोजन गैस चिपकने के बाद अब सॉल्यूशन के कांटेक्ट में कौन है, प्लेटिनम या हाइड्रोजन? तो बात आएगी हाइड्रोजन, क्योंकि प्लेटिनम की प्लेट को पूरी तरीके से हाइड्रोजन ने ढक लिया है। तो अब ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड नहीं बल्कि किसका इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। तो इस बात को विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि प्लेटिनम की पत्ती लगी होने के बावजूद भी इसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बताते हैं या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। आखिर क्यों इसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं तो उसको बताना है, क्योंकि प्लेटिनम की पत्ती को हाइड्रोजन गैस पूर्ण रूप से ढक लेती है, उसकी सतह पर चिपक जाती है या हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम की पत्ती पर अधिशोषित हो जाती है। इस तरह से हम इसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड कहने लगते हैं। अब मैं संरचना को पढ़ देता हूं। क्या लिखता है, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक पात्र में, तो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एक बर्तन लिया गया जिसमें 1 मोल पर लीटर का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन भर दिया गया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन भरा हुआ है जिसकी सांद्रता 1 मोल पर लीटर है तथा कांच की एक नली में प्लेटिनम के तार की सहायता से, कांच की ये एक नली है बेटा, इसमें प्लेटिनम के तार की सहायता से प्लेटिनम धातु की पत्ती को क्या कर दिया है, लटका दिया है। आगे कहता है इस नली में 1 atm दाब पर हाइड्रोजन गैस को भरा जाता है। इस नली में जो भी गैस इंटर कराई जाती है वो इतनी इंटर कराई जाती है अमाउंट में कि
कांच के बल्ब के अंदर का वो जो प्रेशर है वो 1 atm रहना चाहिए, एक वायुमंडलीय दाब रहना चाहिए। अभी आगे एक इंपॉर्टेंट नोट है, जो भी इस प्रकार से हम पूरा इलेक्ट्रोड बनाकर तैयार कर रहे हैं SHE कहलाता है। और थोड़ी सी एक और बात कि SHE का इलेक्ट्रोड विभव कितना माना जाता है, 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन दिया जाता है कि SHE का इलेक्ट्रोड विभव कितना माना जाता है। वैज्ञानिकों ने ऐसा मान रखा है पहले से कि SHE का इलेक्ट्रोड विभव जो होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो कितना होता है, 0। अगर 0 क्यों माना, उससे फायदा क्या मिलने वाला है हम लोगों को? 0 इसलिए माना कि अगर हमें कभी कॉपर के इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करना हुआ तो हम क्या करेंगे, एक वायर SHE से लाएंगे, वोल्टमीटर से कनेक्ट करेंगे, एक वायर कॉपर वाले से ले जाएंगे, तो दोनों पिनों पर एक एक वायर बन जाएगा। अब कॉपर वाले पर जैसे ही मैं लगाऊंगा, दोनों वायर्स को जोड़ूंगा, मुझे यहां पर एक रीडिंग मिलेगी। अब रीडिंग मिलने पर हुआ क्या, क्योंकि इसका विभव तो मैंने कितना मान रखा है, 0, क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव है उसको मैंने कितना मान रखा है, 0। तो इस समय जो भी वोल्टमीटर पर रीडिंग प्राप्त हो रही होगी या वोल्टमीटर पे जो भी पाठ्यांक आया होगा, वो पाठ्यांक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नहीं है, वो पाठ्यांक है कॉपर की प्लेट का। तो देखो उससे हुआ क्या, क्यों कॉपर की प्लेट का है, क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव तो 0 है, क्योंकि इसका विभव 0 है, इसलिए वोल्टमीटर पे जो रीडिंग आ रही है वो किसकी है, केवल कॉपर की है। तो इस प्रकार से हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से कॉपर के विभव को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और कॉपर के ही विभव को आसानी से ज्ञात नहीं कर सकते, बल्कि कॉपर के इलेक्ट्रोड की जगह पर हम डिफरेंट मेटल के इलेक्ट्रोड्स को यूज करते हुए लगातार हम न जाने कितने धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव भी ज्ञात कर सकते हैं विभिन्न परिस्थितियों पर। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना है कि वोल्टमीटर भैया 2 वायर मांगता है कनेक्टिविटी के लिए, रीडिंग देने के लिए। एक हमको SHE से लेके जाना है, एक हमें उस इलेक्ट्रोड से लेके जाना है जिसका विभव ज्ञात करना है। क्योंकि SHE का विभव 0 होता है, इसलिए वोल्टमीटर पे जो भी रीडिंग आएगा वो कॉपर के इलेक्ट्रोड का होगा या जिंक के इलेक्ट्रोड का हो, जो भी इलेक्ट्रोड आप वहां यूज करोगे। आगे कहता है कार्यविधि, तो कार्यविधि थोड़ा सा देख लेते हैं क्या लिखा है। जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना होता है, जिस भी इलेक्ट्रोड का मुझे इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, हम उसे किसके साथ कनेक्ट करते हैं, उसे SHE के साथ एक विभव मापी से जोड़ देते हैं। विभव मापी का मतलब है वोल्टमीटर से जोड़ देते हैं। देखो मैंने जोड़ भी रखा है। विभव मापी पर प्राप्त पाठ्यांक, जिसे हम रीडिंग भी कहते हैं, उस नए इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। तो वोल्टमीटर पे जो भी रीडिंग आई है वो SHE की नहीं है, बल्कि किसकी है, दूसरे इलेक्ट्रोड जो मैंने वहां यूज किया है। जैसे मैंने इस फिगर में कॉपर को यूज कर लिया, तो ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको भी पढ़ेंगे। कहता है नोट्स में लिखा हुआ, ये कहता है हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम की सतह पर अधिशोषित होकर या चिपक जाती है। अतः प्लेटिनम, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, अतः प्लेटिनम कि इस प्लेट को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। मैंने बताया भी था, क्योंकि प्लेटिनम की पत्ती पर हाइड्रोजन गैस चिपक जाती है, तो अब वर्क कौन करेगा, जो सरफेस पर हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि सरफेस पर उपस्थित हाइड्रोजन गैस ही वर्क में इस समय आ रही है, इसलिए हम इसको प्लेटिनम का नहीं बल्कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो बेटा ये हो गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और उसे यूज कैसे करना है, उसकी सहायता से दूसरे इलेक्ट्रोड के विभव को कैसे ज्ञात करना है, इस बात को पढ़ लिया। अभी एक काम करते हैं, इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, उनको भी पढ़ते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है यहां पर नीचे, क्या लिख रखा है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव कितना माना जाता है। तो हमने इस लाइन पर लिख रखा है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव कितना माना जाता है, 0। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अभी और भी क्वेश्चन है, तो उसके लिए आप इसको नोट कर लें, फिर इसके बाद उन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। बेटा पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो फर्स्ट नंबर पे लिखा है किसी इलेक्ट्रोड का विभव निर्भर करता है। पहला लिखा है धातु की प्रकृति पर, सेकंड ऑप्शन है विलयन के ताप पर, थर्ड ऑप्शन है विलयन की मोलरता पर, मोलरता का अर्थ सांद्रता पर, और चौथा ऑप्शन लिख रहा है उपरोक्त पे सभी पर। तो बेटा अगर इसको मैं ध्यान दूं तो ये चारों ही बातों पर इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, इसलिए उपरोक्त सभी पर ही निशान लगा के आइएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है इलेक्ट्रोड विभव क्या है। आप इलेक्ट्रोड विभव को आप पढ़ चुके हो, आप कर चुके हैं, आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इसे आप अपने मन से करोगे, लेकिन एग्जाम में भी ये लिख के नहीं है ना कि आप कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन लिखा है अन्य इलेक्ट्रोड का विभव मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो मैंने बताया था जब किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के विभव को मापना होता है, आप एक विशेष प्रकार के इलेक्ट्रोड को यूज में लाते हैं और इस विशेष प्रकार के इलेक्ट्रोड को कहते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो कहता है अन्य इलेक्ट्रोड का विभव मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मैं आंसर दे दूंगा SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है क्या किसी इलेक्ट्रोड के विभव को वास्तविक या अकेले ज्ञात कर सकते हैं। तो बेटा किसी भी इलेक्ट्रोड के विभव को अकेले ज्ञात नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विभव को ज्ञात किया जाता है विभव मापी से, वोल्ट मीटर से, और वोल्ट मीटर में आप तभी रीडिंग प्राप्त कर पाओगे या पाठ्यांक प्राप्त कर पाओगे जब आप उसमें 2 वायर कनेक्ट करके लाते हो। अकेले किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या नहीं। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीकरण व अपचयन अकेले नहीं होते, और क्योंकि ऑक्सीकरण व अपचयन अकेले इसलिए नहीं होते क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण होगा तो दूसरे का अपचयन, अगर पहले का अपचयन हो रहा है तो दूसरे का ऑक्सीकरण, और जब तक अपचयन और ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं संपन्न नहीं होंगी इलेक्ट्रोड विभव मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम कम से कम 2 इलेक्ट्रोड विभव का क्या निकालते हैं, अंतर। आपने 2 इलेक्ट्रोड ले लिए, उनके विभव का अंतर निकाल सकते हैं, किसी एक इलेक्ट्रोड के विभव को ज्ञात नहीं कर सकते हैं अगर उसे अकेले यूज में लाया जाए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉपर/Cu डबल प्लस चार्ज का इलेक्ट्रोड मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.34 वोल्ट है, यह मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया गया है। कहता है इसका मानक अपचयन विभव ज्ञात करिए, और एक चीज निकाल के लानी है, ऑक्सीकरण विभव भी ज्ञात करना है। तो बेटा मानक अपचयन विभव इलेक्ट्रोड विभव के बराबर होता है, जो इलेक्ट्रोड विभव की रीडिंग वही मानक अपचयन विभव की रीडिंग। सेकंड नंबर, मानक ऑक्सीकरण विभव को निकालने के लिए बस इतना कर देना है कि साइन निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव साइन का मतलब है माइनस इलेक्ट्रोड विभव, और क्योंकि जो रीडिंग 0.34 थी अब वो -0.34 वोल्ट बन गई है। अपचयन विभव, मैं दोबारा से इस बात को रिपीट कर देता हूं, अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव ये एक दूसरे से चिन्ह में विपरीत होते हैं। अगर अपचयन विभव पॉजिटिव है तो ऑक्सीकरण विभव निगेटिव चला जाएगा, अगर अपचयन विभव निगेटिव है तो ऑक्सीकरण विभव पॉजिटिव में आ जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मानक इलेक्ट्रोड विभव मानक अपचयन विभव के बराबर होता है, क्योंकि जब किसी इलेक्ट्रोड के विभव को ज्ञात करते हैं वो अपचयन क्रिया को संपन्न कराते हुए ही ज्ञात करते हैं। इसलिए इलेक्ट्रोड विभव अपचयन विभव के बराबर और अपचयन विभव ऑक्सीकरण विभव ये एक दूसरे से रीडिंग में तो बराबर होते हैं, चिन्ह में विपरीत होते हैं केवल, बस ये थोड़ा सा बात ध्यान रखने वाली है। 6 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, लिखा है रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं। तो रेडॉक्स विभव होता क्या है, किसी रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा हो। किसी रेडॉक्स अभिक्रिया, मैं इसको ऐसे कुछ समझाता हूं आपको। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं अगर एक साथ होने लगे तो हम ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की दर, स्पीड आपस में बराबर हो जाती है, हम कहते हैं यह रेडॉक्स अभिक्रिया साम्य अवस्था पर है। फिर से मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, यदि किसी रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन की दर, ऑक्सीकरण होने की और अपचयन होने की स्पीड आपस में बराबर हो जाए, हम कहते हैं यह रेडॉक्स अभिक्रिया साम्यावस्था पर है। और उसी साम्यावस्था पर किसी इलेक्ट्रोड के विभव को हम कहते हैं रेडॉक्स विभव। इस बात को विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी एक इलेक्ट्रोड की बात की जाए तो उस इलेक्ट्रोड में एक नहीं बल्कि 2 रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। एक अभिक्रिया अगर इलेक्ट्रोड पर संपन्न हो रही तो दूसरी विलयन पर संपन्न हो रही है। एक समय ऐसा आता है जब इलेक्ट्रोड पर और विलयन पर जो अभिक्रियाएं हो रही हैं, एक में ऑक्सीकरण एक में अपचयन, दोनों की स्पीड आपस में कैसी हो जाती है, बराबर। हम इस विशेष अवस्था को कहते हैं कि विलयन कौन सी अवस्था पर आ गया, साम्य अवस्था पर। और इस साम्य अवस्था पर ज्ञात किए गए विभवांतर को ही हम कहते हैं रेडॉक्स विभव। तो मैंने लिखा है किसी सेल में धातु और विलयन के मध्य साम्य स्थापित होने पर
साम्य स्थापित होने पर जो भी विभवांतर ज्ञात होता है उसे कहते हैं रेडॉक्स विभव। इस बात को विशेष ध्यान रखें। अब पूछेगा साम्य स्थापित होने का अर्थ क्या है? ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाओं का वेग आपस में बराबर हो जाना कहलाता है साम्य स्थापित होना। लास्ट नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर, Mg डबल पॉजिटिव चार्ज स्लैश Mg का मानक इलेक्ट्रॉन विभव किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है? बड़ा आसान है। अभी कुछ मिनट पहले या हमने एक बात देखी थी, हमने कॉपर यहाँ का फिगर बनाया था कॉपर का। कॉपर के इलेक्ट्रॉन विभव को ज्ञात करने के लिए आपने कॉपर को SHE के साथ वोल्ट मीटर के थ्रू कनेक्ट कर दिया था। अब बेटा मैग्नीशियम का निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन लीजिए, उससे वायर निकालिए, SHE मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, उससे वायर निकालिए, दोनों से निकले वायर को कनेक्ट कर दीजिए एक वोल्ट मीटर के थ्रू। वोल्ट मीटर पे जो भी रीडिंग आएगा वो मैग्नीशियम के ही इलेक्ट्रोड का होगा। और फिगर भी बना सकते हैं आप। मैं क्या लिखता हूं? मैग्नीशियम के इलेक्ट्रोड को 1 atm दाब पर 1 मोल पर लीटर की सांद्रता तथा 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर SHE के साथ एक विभव मापी के द्वारा जोड़ देते हैं, जैसा कि मैंने फिगर में बनाकर दिखाया था। इस दशा में विभव मापी पर आया पाठ्यांक मैग्नीशियम का मानक इलेक्ट्रॉन विभव होगा। और एक समझने वाली बात, चित्र बना लेना है। तो आपसे मैग्नीशियम की डिमांड की है, मैंने जहां कॉपर के इलेक्ट्रोड को बनाया था, आपने कॉपर का इलेक्ट्रोड की जगह मैग्नीशियम के इलेक्ट्रोड बना लेना है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की जगह मैग्नीशियम सल्फेट के सॉल्यूशन को यूज कर लेना है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने SHE को पढ़ा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को पढ़ा, उससे रिलेटेड अपनी बोर्ड परीक्षाओं में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को पढ़ा। आगे के आर्टिकल्स को पढ़ेंगे लेकिन अपनी नेक्स्ट क्लास पे पढ़ेंगे।